Okay, so good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून. तो लास्ट क्लास में अच्छा, इसमें से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट क्लास का बैकअप नहीं किया है? तो दिस क्लास विल बी ऑफ नो यूज. और कोई ऐसा स्टूडेंट? ओके, ठीक है, चलेगा. और कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने लास्ट लेक्चर नहीं किया था? आप कल एब्सेंट थे, लाइव करके आए थे. ओके, व्हाट अबाउट द अदर्स? हैव यू गॉन थ्रू द लेक्चर? अच्छा, आई थी तुम. हाँ, हो गया. चलो, तो देखिएगा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चार्जेस चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था, है ना? चार्जेस के बारे में आपको बताया गया था. चार्जेस का मतलब क्या? क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑन एनी मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स ऑफ द कंपनी, आइदर बाय वे ऑफ प्लेज, मॉर्टगेज और हाइपोथिकेशन. ठीक है. फिर अपन लोगों ने पढ़ा था कि चार्जेस जो हैं दो प्रकार के हो सकते हैं, फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज. फिक्स चार्ज जो है नॉर्मली इमूवेबल एसेट्स पे क्रिएट किए जाते हैं, फिक्स एसेट्स पे क्रिएट किए जाते हैं हुज वैल्यू जनरली रिमेन्स फिक्स्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. फ्लोटिंग चार्ज ऐसे एसेट्स पे क्रिएट किए जाएंगे विच आर मूवेबल एंड जिनके वैल्यू में फ्लक्चुएशन आएगा, है ना? whose value keeps on fluctuating. For example, stock, for example, datas, bank balance and all. Is it clear? फिर आपको बताया गया था दैट कंपनी जिसके फेवर में चार्ज क्रिएट करती है उसको अपन चार्ज होल्डर बोलते हैं. ठीक है. तो जनरली चार्जेस आर क्रिएटेड इन फेवर ऑफ चार्ज होल्डर या क्रेडिटर. लास्ट बेंच पे इधर आ सकते हो आप. जनरली चार्जेस आर क्रिएटेड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर. फिर आपको बताया गया था कि whenever a company creates charge on any of its assets, the company is required to register such charges with the ROC within a period of 30 days. And in case if company fails to do so, then company can get it registered within the next 30 days by paying the additional fees. अगर अगले 30 दिन में भी नहीं करवा पाई तो अगले 60 दिन में कर सकती है by paying the ad valorem fees. एड वेलोरम फीस किसके ऊपर लगता है? ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी. ओके. फिर इसके बाद अपन लोगों ने पढ़ा था कि अगर कंपनी ने चार्जेस क्रिएट किए बट उसको रजिस्टर नहीं कराया तो उस केस में पेनल प्रोविजंस अट्रैक्ट होगा कंपनी और उसके डायरेक्टर्स के ऊपर. पेनल प्रोविजंस विल बी अट्रैक्टेड ऑन द कंपनी एज वेल एज द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. प्लस जो चार्ज होल्डर है, दैट चार्ज होल्डर विल बिकम अनसिक्योर्ड. प्लस चार्ज इफ क्रिएटेड ऑन एनी एसेट्स एंड नॉट रजिस्टर्ड, तो वहां पे वो जो एसेट्स है वो क्या माना जाएगा? चार्ज फ्री माना जाएगा. चार्ज फ्री माना जाएगा. इज इट क्लियर? फिर आपके साथ मैंने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्जेस का. क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्जेस के रिस्पेक्ट में बताया गया था दैट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्जेस इज एन इवेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ विच फ्लोटिंग चार्ज बिकम्स फिक्स्ड. ठीक है. क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्जेस का मतलब है इवेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ विच फ्लोटिंग चार्ज विल बिकम फिक्स्ड. तो पहला तो स्पेसिफाइड इवेंट है, दूसरा अगर कंपनी लिक्विडेशन में चला गया, तीसरा कंपनी सीज टू कैरी ऑन द बिजनेस, चौथा इफ द कंपनी मेक्स डिफॉल्ट, पांचवा अगर फ्लोटिंग चार्जेस है और उसका वैल्यू क्या हो जाए, हो सकता है. ठीक है. इसके अलावा और भी कुछ पढ़े थे अपन. सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस. सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस पढ़ लिया था या सिर्फ डिस्कस किया था? तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस. सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस का मतलब क्या? कंपनी विल बी मेकिंग एन एप्लीकेशन टू द आरओसी व्हेन द पेमेंट ऑफ डेब्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ इन फुल. पेमेंट मेड इन फुल का मतलब क्या था? 100 द पेमेंट, 100% पेमेंट मतलब प्रिंसिपल ट्रस्ट इज बीन पेड. चलिए देखते हैं एक बार.
satisfaction of charges means full payment of the outstanding loan amount, and after making full payment to the bank or charge holder, the company has to inform to the ROC for registration of satisfaction of charges. और अगर ROC ने satisfaction of charges रजिस्टर कर लिया तो वहां पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? एसेट on which charge was created will become free from the charge. Assets on which charge was created will become free from the charge. रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन, सबसे पहले आरओसी को नोटिस देना है फॉर्म नंबर CHG 4 में। आरओसी के पास जैसे ही नोटिस आएगा, मैंने आपको बताया था आरओसी कंफर्मेशन लेगा किससे? लेंडर से, ठीक है। लेंडर को इन्फॉर्म किया किसने? आरओसी ने। अब यहाँ पे लेंडर के पास 14 डेज का टाइम पीरियड है टू रेज एनी ऑब्जेक्शन। अब अगर लेंडर का पेमेंट नहीं हुआ रहेगा तो लेंडर विल रेज द ऑब्जेक्शन, बट इन केस अगर उसका पेमेंट हो गया ही वोंट रेज एनी ऑब्जेक्शन। तो 14 डेज का समय दिया गया है लेंडर को टू रेज द ऑब्जेक्शन, है ना। और अगर विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज लेंडर डू नॉट रेजेज एनी ऑब्जेक्शन तो वहां पे आरओसी विल मेक एन एंट्री ऑफ व्हाट? सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। क्लियर है? तो जैसे ही सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस का एंट्री लगाया, जो एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट किया गया था, दैट एसेट विल बिकम चार्ज फ्री। तो अभी तक के डिस्कशन में आपने दो फॉर्म नंबर्स पढ़ा है। पहला आप लोगों ने पढ़ा था क्रिएशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड, जो कि था CHG 1। सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज के लिए CHG 4। ये दो फॉर्म नंबर याद रहेंगे, ठीक है। कोई बेवकूफी होगा जो भूल जाएगा। पढ़ लीजिए एक बार। द कंपनी शैल गिव नोट इंटीमेशन टू द आरओसी इन रिस्पेक्ट ऑफ द फुल पेमेंट और सेटिस्फेक्शन इन फुल ऑफ एनी चार्ज विद इन 30 days from the date of such payment or satisfaction in form CHG 4 with the fees. If the satisfaction of charge is not filed within 30 days from the date on which the payment of satisfaction, the ROC shall not register the same unless the delay is condoned. Condoned का मतलब है excused. तो satisfaction of charges के लिए application कितने दिन में लगाना है? Within a period of 30 days. कहाँ से? From the date of making the payment in full. From the date of making the payment in full. फिर आगे आपको दिया हुआ है, on the receipt of such intimation, the ROC shall issue a notice to the charge holder calling a show cause within such time not exceeding 14 days regarding the full payment or the satisfaction of charges. Simple है ये, simple है। Next, opposition of charges. If no cause is shown by the charge holder of the charge, the ROC shall order that a memorandum of satisfaction shall be entered in the register of charges maintained by the ROC, and then it will inform the company. If the cause is shown to the ROC, they shall record a note to that effect in the register of charges and shall inform the company accordingly. देखो, ROC को एप्लीकेशन लगाया आपने for making entry of satisfaction of charges. ROC ने कंफर्मेशन लिया किससे? क्रेडिटर से। क्रेडिटर ने ऑब्जेक्शन रेज किया तो सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस की एंट्री नहीं होगी और उसका जो ऑब्जेक्शन है वो नोट करेगा कौन? आरओसी। इज इट क्लियर? लेकिन अगर क्रेडिटर ने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द अबव फॉर्मेलिटीज आरओसी विल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर सेटिस्फेक्शन इन फॉर्म नंबर CHG 4। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत? बोलिए। चलिए, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस आप लोगों ने पढ़ लिया, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस आप लोगों ने पढ़ लिया। अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस। मैंने आपको जब ओवरव्यू दिया था इस चैप्टर का, उसमें बताया था मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस का मतलब क्या था? मेकिंग एनी चेंज इन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ क्रिएटिंग द चार्ज। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं मेकिंग एनी चेंज इन द टर्म्स एंड कंडीशंस। तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस में क्या चेंजेस हो सकते हैं? भाई पहले फ्लोटिंग था, अभी फिक्स्ड हो गया, इट इज वन ऑफ द केस। दूसरा,
सेम एसेट्स के ऊपर कोई सब्सिक्वेंट चार्ज क्रिएट हुआ, दूसरा। तीसरा, जो लोन अमाउंट था ना जिसके रिस्पेक्ट में चार्ज हैज बीन क्रिएटेड, वो लोन अमाउंट रिवाइज कर दिया गया, रिवाइज करके मतलब बढ़ा दिया गया, ठीक है। चौथा, लोन रीपेमेंट का जो टाइम पीरियड था ना, दैट टाइम पीरियड हैज बीन एक्सटेंडेड। मान लो कि मैं कंपनी हूं और मैंने लोन लिया है फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, है ना, 2 साल कंप्लीट हो गए एंड द लोन इज ड्यू फॉर रीपेमेंट। लेकिन मैं जाकर के लेंडर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई एज ऑफ नाउ आई एम नॉट इन द सिचुएशन टू रीपे योर लोन, तो मैं चाहता हूँ कि तुम जो टाइम लिमिट है ना उसको एक्सटेंड कर दो, और तुम चाहो तो इसके बदले अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा लो। तो लेंडर ने क्या किया, 2 साल की जगह टाइम लिमिट बढ़ा कर दिया 3 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था 10 से बढ़ा करके कर दिया 12%। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज आ रहा है। तो दिस विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस। या तो टेन्योर बढ़ा दिया या रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस के। तो पहले अपन इसको नोट डाउन कर लेते हैं, हेडिंग लगाना मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस। मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस, लिखना मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस के लिए it means it means making changes in the it means making changes in the terms and conditions of the charges. It means making changes in the terms and conditions of the charges, ठीक है। तो अब इसके जो एग्जाम्पल्स है वो लिख लो, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस के जो एग्जाम्पल्स अपन ने डिस्कस किए वो लिख लीजिए आप लोग। क्या क्या एग्जाम्पल था, कन्वर्जन ऑफ फ्लोटिंग इनटू फिक्स्ड, लिखो पहला, कन्वर्जन ऑफ फ्लोटिंग इनटू फिक्स्ड। ठीक है, दूसरा क्या था, क्रिएटिंग सब्सिक्वेंट चार्ज ऑन दी सेम एसेट्स। तीसरा क्या था, एक्सटेंशन ऑफ द टाइम लिमिट। एक्सटेंशन ऑफ द टाइम लिमिट। दूसरा क्या था, चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। और भी कुछ था, मॉडिफिकेशन के एग्जाम्पल में और भी कुछ चीजें बताई, चेंज इन द लोन अमाउंट। अच्छा, फिर एक चीज और देखना, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज तभी वैलिड होगा व्हेन इट इज ड्यूली रजिस्टर्ड विथ आरओसी। जैसे क्रिएशन ऑफ चार्ज तभी वैलिड था व्हेन इट इज ड्यूली रजिस्टर्ड विद आरओसी। Similarly, modification of charge will be valid only when it is duly registered with the ROC within a period of 30 days. Within a period of 30 days. ये समझ में आ रहा है, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज वैलिड कब होगा, जब उसको ड्यूली रजिस्टर कराया गया हो आरओसी के पास, दैट टू विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। सर 30 दिन में नहीं करवा पाए तो अगर 30 दिन में नहीं करवा पाए तो आपके पास एक ऑप्शन है, बाय पेइंग एडिशनल फीस।
you can get it registered with the ROC in the next 270 days. ठीक है, in the next 270 days to the ROC. प्रोविजन कुछ ऐसा बोलता है कि 30 दिन में करा लो, नहीं तो 300 दिन में करा लो. प्रोविजन क्या बोलता है? 30 दिन में करा लो या तो 300 दिन में करा लो. तो 30 या 300, तो 30 और 300 के बीच में डिफरेंस कितने का? 270 का. एक्सटेंशन कितना मिलेगा? 270 डेज का, बाय पेइंग एडिशनल फीस टू दी ROC. इज इट क्लियर? डन. चलो आगे. नेक्स्ट आ जाओगे. रजिस्टर्स एंड रिकॉर्डिंग ऑफ चार्जेस. कंपनीज रजिस्टर ऑफ चार्जेस. कम टू दिस पार्ट. एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कीप अ रजिस्टर ऑफ चार्जेस इन फॉर्म नंबर CHG 7. तो अभी तक कितने फॉर्म नंबर याद हो जाने चाहिए? CHG 1 एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, CHG 4 application for satisfaction of charges, and next is CHG 7 register of charges. So every company is required to keep a register in form CHG 7 of all the floating and fixed charges containing a short description of the property charge. ये भी मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में. The amount of the charge and the names of the person entitled to the charge या name of the charge holder. हाँ या ना? Further, every company must keep at its registered office a copy of every instrument creating any charge. The register of charge shall be preserved permanently. कंपनी को रजिस्टर ऑफ चार्ज परमानेंट बेसिस पे मेंटेन करना पड़ेगा उनके रजिस्टर्ड ऑफिस पे. ठीक है, एक लाइन लिख लीजिए, ऐसा याद रहेगा. लिखो, a company is required to maintain register of charges. A company is required to maintain register of charges on permanent basis. A company is required to maintain register of charges on permanent basis at its registered office. And the instrument through which charge is created or modified, and the instrument through which charge is created or modified is to be preserved for a period of 8 years. मतलब वो जो डॉक्यूमेंट है ना फॉर क्रिएशन ऑफ चार्जेस को अपन मोर स्पेसिफिकली बोलते हैं चार्ज डीड, है ना? क्या बोलते हैं मोर स्पेसिफिकली? चार्ज डीड. वो कंपनी को मेंटेन करना है कब तक? 8 साल तक, फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ सच चार्ज डीड. इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए. तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि कंपनी को रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेंटेन करना है अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे ऑन परमानेंट बेसिस. फिर दूसरा पड़ा कि जो इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्जेस है या इंस्ट्रूमेंट मॉडिफाइंग दी चार्जेस है वो मेंटेन करना है 8 साल तक, है ना? अब अगर किसी बंदे को वो रजिस्टर ऑफ चार्जेस इंस्पेक्ट करना है सो एज टू डिटरमाइन कि जिन एसेट्स के रिस्पेक्ट में कंपनी उसके साथ ट्रांजैक्शन कर रही है क्या उन एसेट्स पे कोई प्रायर चार्ज तो नहीं क्रिएटेड है. तो whether a person can inspect register of charges. देखेंगे, the register of charges and instrument of charges shall be kept open for inspection during the business hours by the members or by the creditors
or by any person subject to reasonable restrictions as the company by its articles impose. तो register of charges are open for inspection by any person, ठीक है, are open for inspection by any person subject to such restrictions as imposed by the articles of the company. कोई दिक्कत यहाँ पे? Next, the register of charges and the instrument of charges kept by the company shall be open for inspection by any member or creditor of the company without fees or by any person on the payment of fees. मतलब creditor और member के लिए free हो सकता है और किसी भी outsider के लिए company inspection available करा सकता है on the payment of certain fees as may be determined by articles of the company. ठीक है? Is it clear? In accordance with section 81 and the rules, the registrar of company shall maintain a register containing particulars of the charges registered in respect of every company. The particulars of the charges maintained on the Ministry of Corporate Affairs portal mca.gov.in. आप देखना किसी भी कंपनी के रिस्पेक्ट में अगर आप डिटरमाइन करना चाहते हो कि उस कंपनी ने अपने कौन कौन से एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट किया हुआ है, तो वो इन्फॉर्मेशन आप एक्सेस कर सकते हो बाय लॉगिंग ऑन टू दिस पोर्टल. बाय लॉगिंग ऑन टू दिस पोर्टल का नाम है www.mca.gov.in. डायरेक्ट आप लॉगिन नहीं करोगे, पहले आपको एक लॉगिन आईडी क्रिएट करना रहता है, अपना क्रेडेंशियल्स एंटर करना रहता है और क्रेडेंशियल एंटर करके आप किसी भी कंपनी के इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब फीस, सो एज टू इंश्योर कि अगर उस कंपनी के साथ किसी भी पर्टिकुलर एसेट्स के रिस्पेक्ट में कोई ट्रांजेक्शन करने के लिए जा रहे हो, मालूम समझ रहे हो, मैं कंपनी को लोन देने के लिए जा रहा हूँ, मैं बैंक हूँ और कंपनी को लोन देने के लिए जा रहा हूँ. कंपनी ने एग्री किया है टू क्रिएट चार्ज ऑन इट्स प्लांट एंड मशीनरी, तो आई नीड टू कंफर्म ना कि जिन प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर वो कंपनी चार्ज क्रिएट करने के लिए जा रही है, क्या उसके ऊपर कोई प्रायर चार्ज तो एग्जिस्ट नहीं करता है, और अगर करता है तो कितने वैल्यू तक का करता है, सो एज टू इंश्योर दैट माई इंटरेस्ट इज नॉट गोइंग टू बी एडवर्सली अफेक्टेड. तो ये इन्फॉर्मेशन मैं एक्सेस कर सकता हूँ बाय लॉगिंग ऑन टू दी पोर्टल ऑफ MCA. Is it clear? The charge register shall be open to inspection by any person on the payment of fees for each inspection. कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए, तो अभी तक अपन ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी एक बार फिर से रिकैप करते हैं. चार्ज का मीनिंग देखा, टाइप्स ऑफ चार्जेस देखा, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस देखा, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन देखा, देन सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस देखा, देन मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस देखा, देन रजिस्टर ऑफ चार्जेस देखा. ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हो. एक और बढ़िया कॉन्सेप्ट है पोस्टपोनमेंट ऑफ फ्लोटिंग चार्जेस. पोस्टपोनमेंट ऑफ फ्लोटिंग चार्जेस. आ गए? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, पोस्टपोनमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? क्या कर देना? टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर देना. ओके, हम बोलते ना यार कि राइट पोस्टपोन हो जाना या क्लास पोस्टपोन हो जाना, मतलब नहीं, क्लास पोस्टपोन हो गई मतलब आज होनी थी लेकिन आज ना हो करके, तो जो क्लास आप आज अटेंड कर सकते थे वो आप आज नहीं कर पाओगे, क्या होगा? मे बी ऑन सम अदर डे, है ना. पोस्टपोनमेंट का मतलब ये होता है ना, डेफर, कोई चीज़ डेफर हो जाना. मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? तुमको मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि भाई फ्लोटिंग चार्ज की अपने ही लिमिटेशंस है ना. फ्लोटिंग चार्जेस के अपने ही लिमिटेशंस है एंड thus it is advisable to go for fixed charge rather than floating charge. मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर के अंदर. तो जो मैंने बोला था ना कि फ्लोटिंग चार्जेस के अपने ही डिसएडवांटेजेस हैं, उसमें से देखिए एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट अपन यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे. पोस्टपोनमेंट ऑफ फ्लोटिंग चार्ज, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि जिसके फेवर में फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया गया है ना, बोलो ऐसा, बोलो फिर से एक बार बोलो, जिसके फेवर में फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया गया है उसके राइट्स पोस्टपोन हो जाएंगे, और उससे पहले द फॉलोइंग पर्संस
कैन एक्सरसाइज द राइट्स ओवर द एसेट्स ऑन विच फ्लोटिंग चार्ज was created by the company. अब जो तुमने बोला ना, एक बार लिख लो तो, पोस्टपोनमेंट ऑफ फ्लोटिंग चार्ज का पहले मतलब लिख लो। याद भी है क्या बोला था? नहीं याद है ना? चलो मैं ही लिखवा देता हूँ। पोस्टपोनमेंट ऑफ फ्लोटिंग चार्ज, ऐसा ये तो लिख लोगे। व्हाट हैपेंड? यू वांट टू फाइट? यू कैन फाइट। आफ्टर द क्लास। यस, लिखा पोस्टपोनमेंट ऑफ फ्लोटिंग चार्जेस। अब इसका मतलब लिखो, लिखिए इसका मतलब। इसका मतलब कि फ्लोटिंग चार्ज होल्डर फ्लोटिंग चार्ज होल्डर के राइट्स ओवर द एसेट्स, फ्लोटिंग चार्ज होल्डर के राइट्स ओवर द एसेट्स on which floating charge was created will get postponed in favor of will get postponed in favor of some other person will get postponed in favor of some other person if they act यहाँ पे जो लिखा था ना दे, उसके नीचे एक ऐसा उड़ता हुआ तीर लगाओ और लिखो वहां पे अदर पर्सन। if they act before the crystallization of charges, if they act before the crystallization of charges, समझे क्या लिखा? बोला फ्लोटिंग चार्ज होल्डर को राइट्स नहीं मिलेगा, उनके राइट्स पोस्टपोन हो जाएंगे और राइट्स कौन ले जाएगा? कोई और व्यक्ति। अब वो व्यक्ति कौन होगा वो अपन देखेंगे। वो राइट्स कौन ले जाएगा? कोई और पार्टीज। अगर उन्होंने एक्ट किया बिफोर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना। अब एक एग्जांपल मैंने तुमको दिया था लास्ट लेक्चर के अंदर। मैंने तुमको बोला था कि भाई नॉलेज एकेडमी के पास कुछ भी मूवेबल एसेट्स नहीं है, सॉरी इमूवेबल एसेट्स नहीं है, कोई भी फिक्स एसेट्स नहीं है, सारे के सारे क्या है? मूवेबल एसेट्स। याद है तुमको? देखो कितने रुपए के एसेट्स थे नॉलेज एकेडमी के पास? 32 लाख के। अब इनके ऊपर प्लेज क्रिएट करके नॉलेज एकेडमी ने लोन लिया था एसबीआई बैंक से। चलो अभी एसबीआई कर दो, पीएनबी कर दे दो ताकि कोरिलेट कर पाओ। बाद में बच्चा ये भी डाउट पूछ ले। रात को 2 बजे मैसेज करे हैं। पहले एग्जाम्पल में तो पीएनबी बोला था, तो एग्जाम्पल में एसबीआई कर दिया। तो एसबीआई फॉलो करे या पीएनबी फॉलो करे? यस। तो एसेट्स का वैल्यू कितना है? 32 लाख रुपए।
और लोन कितने का था? मान लो कि ये जो झोला है ना, इसमें सब एसेट्स है, सब एक जगह बंद करके रखा है। लोन कितने का था? 15 लाख रुपए का, ठीक है। और इन एसेट्स के ऊपर ना फ्लोटिंग चार्ज क्रिएटेड था। कौन सा चार्ज क्रिएटेड था? फ्लोटिंग चार्ज बाय वे ऑफ प्लेज, क्योंकि मूवेबल गुड्स पे क्या क्रिएट होता है? प्लेज, ठीक है। फ्लोटिंग चार्ज बाय वे ऑफ प्लेज। फ्लोटिंग चार्ज किसके फेवर में? पीएनबी बैंक के फेवर में, ठीक है। तो फ्लोटिंग चार्ज के केस में तुम लोगों ने पढ़ा था कि assets on which floating charge is created can be used by the company and can even be हाँ dealt in by the company, ठीक है। और ये है नॉलेज एकेडमी जो रेंटेड प्रीमाइसेस में था, है ना। और तुम्हें मालूम है पिछले 3 साल से एक भी रुपए रेंट नहीं पे किया। एग्जाम्पल है, बिना रेंट के कोई रहने देगा क्या? बिना रेंट के कोई रहने देगा क्या? पिछले 3 साल से नॉलेज एकेडमी ने 0 रुपीज रेंट पे किया है। somehow I managed my landlord for the last 3 years। मैं उसको बोलता रहा कि आज नहीं कल बच्चे बढ़ेंगे तो पैसा आएगा तो रेंट दूंगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आपका रेंट जरूर दूंगा, आपका रेंट खा के नहीं मरूंगा। ऐसा सुनते सुनते उसको कितने साल हो गए? 3 साल। अब वो परेशान हो गया, ठीक। 3 साल का उसका रेंट बनता है 22 लाख रुपए, ठीक है। 3 साल का उसका रेंट बनता है 22 लाख रुपए। अब वो परेशान हो चुका है, बोला मैं नहीं जानता कुछ, मुझे मेरा रेंट का पैसा चाहिए। मैंने बोला नहीं है पैसा, जो करना है कर लो। क्या करेगा वो? क्या करेगा सर? व्हाट दे विल डू? दे मतलब लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड क्या करेगा अभी? लैंडलॉर्ड आएगा और यहाँ से सामान उठाना स्टार्ट करेगा। कितने वैल्यू के सामान उठा लेगा? 22 लाख रुपए तक के सामान उठा लेगा। टोटल एसेट्स कितने का था? 32 लाख। लैंडलॉर्ड ने कितना पैसा निकलवा लिया? 22 लाख। बैंक का कितना पैसा था? 15 लाख। तो इन एनी केस बैंक इज गोइंग टू रिकवर देयर अमाउंट। यहाँ पे नुकसान किसको? बैंक को। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो बोला अगर लैंडलॉर्ड का पैसा ड्यू है और अगर लैंडलॉर्ड एक्शन ले अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी ऑन विच फ्लोटिंग चार्ज इज क्रिएटेड, तो जो फ्लोटिंग चार्ज होल्डर है ना, देयर राइट्स विल गेट पोस्टपोन। किसको प्रायोरिटी मिल जाएगी? लैंडलॉर्ड को, प्रोवाइडेड लैंडलॉर्ड वो एक्शन ले बिफोर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्जेस। एग्जाम्पल समझ में आया सबको? तो जो आपको समझ में आया ना वो अपने नोटबुक में लिख लो, क्योंकि जब आप इसको पढ़ोगे ना तो फिर आपको डाउट आएगा। अगर अभी समझ में आ गए एग्जाम्पल तो प्लीज लिख लीजिए। मैडम आप बुक में कहाँ लिखोगे? आपके पास कॉपी है? कॉपी में पेजेस भी हैं खाली पड़े हुए, यूज करो उसको। आप तो बुक में ही लिख रही हो। प्लीज कॉपी दिस एग्जाम्पल अलॉन्ग विद द फैक्ट्स कि नॉलेज एकेडमी का 3 साल का रेंट ड्यू था, रेंट 22 लाख रुपए का था, उनका टोटल एसेट्स 32 लाख रुपए का था और लोन 15 लाख रुपए का था। अगर लैंडलॉर्ड ने पहले वो एसेट्स बेच करके पैसे निकलवा लिए तो लैंडलॉर्ड को प्रायोरिटी मिलेगा एज कंपेयर टू दी बैंक जिसके फेवर में फ्लोटिंग चार्ज वाज क्रिएटेड ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। क्लियर? प्रोवाइडेड द लैंडलॉर्ड हैज एक्टेड बिफोर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि जैसे क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्जेस होगा ना तो फ्लोटिंग क्या बन जाता है? फिक्स बन जाता है। फिक्स बन गया तो कंपनी विल लूज द राइट टू डील इन सच एसेट्स। या डील मतलब सेल ही हो गया ना। क्लियर है? प्लीज कॉपी दिस। आई एम गिविंग यू 2 minutes।
यस डन। डन विद दिस। चलो आगे देखिए, द क्रिएशन ऑफ अ फ्लोटिंग चार्ज लीव्स द कंपनी। लीव्स का मतलब क्या है यहाँ पे? छुट्टी। परमिट्स द कंपनी टू क्रिएट अ लीगल एंड इक्विटेबल मॉर्गेज ऑन द सेम प्रॉपर्टी अंटिल द फ्लोटिंग चार्जेस क्रिस्टलाइजेस। हाँ ये ना, आप लोगों ने पढ़ा था कि जिन एसेट्स पे फ्लोटिंग चार्ज क्रिएटेड है उन एसेट्स पे कंपनी सब्सिक्वेंट मॉर्गेज भी क्रिएट कर सकती है। Where such a mortgage is created, it has the priority over the floating charge, which gets postponed. The floating charge is postponed in favor of the following person if they act before the crystallization of the security. पहला एग्जांपल मैंने आपको करवा दिया, एक लैंडलॉर्ड जिसका पैसा बनता था रेंट का, अगर उसने एक्शन ले लिया ओवर द एसेट्स ऑन विच फ्लोटिंग चार्ज वाज क्रिएटेड बिफोर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सच चार्ज, तो उस लैंडलॉर्ड को प्रायोरिटी मिलेगा। किसके अगेंस्ट प्रायोरिटी मिलेगा? किसके अगेंस्ट? चार्ज होल्डर के अगेंस्ट। हमारे एग्जांपल में चार्ज होल्डर कौन था? बैंक। यस। उसके बाद है अ क्रेडिटर हु ऑब्टेन्स अ गार्निश ऑर्डर एब्सोल्यूट। इसका क्या मतलब है? अ क्रेडिटर हु ऑब्टेन्स गार्निश ऑर्डर एब्सोल्यूट। गार्निश ऑर्डर सुने क्या तुम लोग पहले? कभी नहीं सुने? लिखो, पावर टू अटैच द एसेट्स। पावर टू अटैच द एसेट्स। अटैचमेंट का मतलब है, ये भी थोड़ी ना पता है उनको। पावर टू सीज द एसेट्स। ठीक है, अब देखो ये कैसे काम करेगा। मान लो कि ये कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है, और ए लिमिटेड ने अपने स्टॉक एंड डेटर्स, स्टॉक है कंपनी के 3 करोड़ रुपए के और डेटर्स है कंपनी के 15 करोड़ रुपए के। प्लीज स्क्रीन पे देखना, इस कंपनी ने अपने स्टॉक और डेटर्स के ऊपर ना फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया हुआ है। कितना वैल्यू हो गया टोटल? इसके ऊपर ना कंपनी ने फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया हुआ है इन फेवर ऑफ पीएनबी बैंक। ठीक है, अगेंस्ट a loan amount of rupees 7.5 करोड़। अगेंस्ट अ लोन अमाउंट ऑफ रुपीज 7.5 करोड़। इसमें कोई दिक्कत? कंपनी ने लोन लिया था 7.5 करोड़ का, और 7.5 करोड़ के लोन के बदले कंपनी हैज क्रिएटेड फ्लोटिंग चार्ज ऑन देयर स्टॉक एंड डेटर्स। डेटर्स कितने के अभी हैं आउटस्टैंडिंग? 15 करोड़ के। मतलब कंपनी के पास राइट है 15 करोड़ के डेब्ट्स रिकवर करने के। ठीक है, और इस कंपनी का ना एक क्रेडिटर है XYZ लिमिटेड, जिसने इस कंपनी को ना रॉ मटेरियल सप्लाई किया है। रॉ मटेरियल सप्लायर है, क्रेडिटर है, और भाई इसका ना बिल ड्यू चल रहा है कंपनी के अगेंस्ट। इसका कंपनी के अगेंस्ट बिल ड्यू चल रहा है, लेट्स से 13 करोड़ रुपए का। तो XYZ लिमिटेड
ए लिमिटेड से पैसा मांग मांग करके थक चुका है, ठीक। ये पैसा मांगने जाता है और ए लिमिटेड बोलता है कि नहीं है पैसा, भाग जा यहाँ से, ठीक है। नहीं है पैसा, कोर्ट में चले जा, नहीं है पैसा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, नहीं है अभी देने को पैसा। ये एक्स वाई जेड लिमिटेड कोर्ट में गया, ठीक है, कोर्ट में गया मालूम है, टू गेट गार्निशी ऑर्डर। अब गार्निशी ऑर्डर में क्या होगा, कोर्ट जो है इस कंपनी के डेटर को ऑर्डर देगा। कोर्ट क्या करेगा, इस कंपनी के डेटर को ऑर्डर देगा। क्या ऑर्डर देगा, बोला कि भाई इंस्टेड ऑफ पेइंग 15 करोड़ टू ए लिमिटेड, उनको सिर्फ 2 करोड़ का पेमेंट करो, और उनको जो 13 करोड़ का पेमेंट करना था ना एक्स्ट्रा, वो आप क्या करो, इसके क्रेडिटर्स को, वो क्या करो, इसके क्रेडिटर्स को। तो इसको अपन बोलते हैं गार्निशी ऑर्डर, ठीक है। अगर मेरा राइट है किसी से पेमेंट रिकवर करने का, और मेरा क्रेडिटर मेरे अगेंस्ट अगर गार्निश ऑर्डर ले आया, तो मेरा जो डेटर है ना, वो मुझे पेमेंट ना करके किसको करेगा, पहले मेरे क्रेडिटर्स के डेप्ट सेटल करेगा। फिर अगर कुछ लेफ्ट ओवर बैलेंस बचता है तो दैट विल बी पेड टू मी, अदरवाइज अदरवाइज माय डेटर विल बी मेकिंग पेमेंट टू माय क्रेडिटर। तो इस केस में भी किसका इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है, बैंक का। कब, कब, इफ द क्रेडिटर हैज एक्टेड बिफोर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्जेस। बोलो क्या डाउट है तुम्हारा, हो गया, और किसी को डाउट है, ये केस समझ में आया तुमको, पहले इसको कॉपी करो, फिर लिखवाऊंगा इसको प्रॉपर मीनिंग। जल्दी जल्दी लिखने का, और फैक्ट्स भी लिखने का इसका, बिना फैक्ट्स के सिर्फ चित्र बना करके तुमने छोड़ दिया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा बाद में। अगर डेटर नहीं होते तो गार्निशी ऑर्डर नहीं पास हो सकता था, इतना सिंपल है। हाँ, 140। देखिए मैंने लिखा है, अ गार्निशी ऑर्डर इज एन ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट, किसके रिक्वेस्ट पे, क्रेडिटर के रिक्वेस्ट पे।
जिसमें क्या किया जा रहा है, फंड्स अटैच किया जा रहा है इन दी हैंड्स ऑफ थर्ड पार्टी। यहाँ पे फंड्स किसके हाथ में था, कंपनी का डेटर के पास। हु ओन दी मनी टू दी जजमेंट डेटर। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो यहाँ पे तुम और अच्छे से एक्सप्लेनेशन के लिए क्रेडिटर की जगह पे XYZ लिमिटेड लिख सकते हो इन द गिवन केस। और डेटर कौन है यहाँ पे, जजमेंट डेटर कौन है, ABC लिमिटेड है ना। यस डन, मेक इट फास्ट। हटा दूं? ओके, अब आ जाओगे, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट आप पे आ जाओ। अ जजमेंट क्रेडिटर हु अटैचेस गुड्स ऑफ द कंपनी एंड गेट्स देम सोल्ड, but if the goods are not sold and the debenture holders take action in the meantime, the floating charges has the priority। इसको भी साइड में रखो। देखिए नेक्स्ट केस क्या बोलता है समझना। कंपनी के क्रेडिटर्स का पैसा ड्यू है, क्रेडिटर्स पैसा मांग रहे हैं, कंपनी दे नहीं रही है, तो क्रेडिटर्स क्या करेंगे, भाई मैं किसी से पैसा मांगता हूँ, किसी कंपनी से पैसा मांगता हूँ, कंपनी नहीं दे रही है, व्हाट विल आई डू, व्हाट विल आई डू। गार्निशी ऑर्डर हर केस में ऐसा जरूरी नहीं है ना, जैसा अभी एक बच्ची ने बोला था, कंपनी डू नॉट हैव सफिशिएंट डेटर्स। तो अगर सफिशिएंट डेटर्स नहीं है तो समझना मेरे पास क्या रेमेडी अवेलेबल है, मैं ए लिमिटेड से पैसा मांगता हूँ, ठीक है, मांग मांग के थक चुका हूँ, ए लिमिटेड मना कर रही है, आई विल गो टू द कोर्ट, फाइल अ सूट अगेंस्ट द ए लिमिटेड फॉर रिकवरी ऑफ माय ड्यूज। कोर्ट क्या ऑर्डर देगा, कोर्ट क्या ऑर्डर देगा, उसके एसेट्स को बेचो और अपना पैसा निकलवा लो। तो मैं कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू सामने वाले कंपनी का एसेट्स बेच करके पैसा निकलवा रहा हूँ, तो हो सकता है ना जिस एसेट्स को मैं बेच रहा हूँ उसके ऊपर फ्लोटिंग चार्ज वाज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ एनी चार्ज होल्डर, तो उस चार्ज होल्डर के आगे प्रायोरिटी किसको मिल जाएगा, मुझे, मैं कौन, क्रेडिटर। आई हैव एक्टेड बिफोर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्जेस। इज इट क्लियर? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 सबको। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। The employees of the company as well as other preferential creditors in the event of winding up of the company। अगर कंपनी के एम्प्लॉयज का कोई सैलरी रेम्यूनरेशन ड्यू है ना, या दूसरे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज द नेम सजेस्ट दे विल गेट प्रेफरेंस अगेंस्ट द अदर क्रेडिटर्स। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में देखो कौन कौन आ सकते हैं, कंपनी के अगेंस्ट अगर कोई स्टैट्यूटरी पेमेंट ड्यू है, मान लो कि इनकम टैक्स का पैसा ड्यू है, GST का पैसा ड्यू है, कोई स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट ड्यू है, स्टैट्यूटरी ड्यू समझते हो, जो उसको पे करना था अथॉरिटीज को, तो वो सारे पेमेंट्स किस कैटेगरी में आ जाएंगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की कैटेगरी में। तो बोला अगर कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई, इन केस अगर कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई और कंपनी के एम्प्लॉइज एंड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का पेमेंट ड्यू है, एंड इफ दे हैव एक्टेड बिफोर द crystallization of charges, they will get priority against the charge holder in whose favor floating charge was created। Is it clear? तो देखो पॉइंट नंबर 1 एंड 2 तो मैंने आपको लिखवा दिया था, 4 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप लिख लीजिए इसको। होगा क्या अगर आप अभी लिखोगे नहीं ना,
बाद में जब भी इसको रिवाइज करने के लिए बैठोगे यू विल फॉरगेट. प्लीज राइट डाउन थर्ड एंड फोर्थ. थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट जो भी आपको समझ में आया लिख लीजिए अपने हैंड राइटिंग में. डन. क्या हुआ तुम्हें? तबीयत खराब हो गई? तो why are you crying? The provision is not that much difficult. हेडेक हो गया? मेरे को लगा रोने लग गई, ऐसा पता नहीं क्या पढ़ा दिया मैंने. एक बार एक ऐसी स्टूडेंट भी थी बैच के अंदर, वो पढ़ते पढ़ते रोने लग जाती थी. तो उसे पूछते कि भाई क्यों रो रही है, तो शी वाज लाइक कि समझ नहीं आ रहा है. फिर वो फेल हो गई, फिर उसने छोड़ दिया कोर्स. यस, हो गया थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट. अब देखिए फिफ्थ पॉइंट, हायर परचेज एग्रीमेंट के बारे में जानते हैं आप? क्या होता है हायर परचेज एग्रीमेंट में? मैंने कोई गुड्स हायर परचेज पे खरीदा, तो मैं उसका ओनर कब बनूंगा? जो एसेट्स मैंने हायर परचेज पे खरीदा है ना, उस एसेट्स पे प्रायोरिटी हमेशा किसको रहेगा? सेलर को. मेरी बात समझना, मैंने एक गुड्स खरीदा हायर परचेज पे, उसके ऊपर मैंने फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट कर दिया, तो फ्लोटिंग चार्ज होल्डर के अगेंस्ट हमेशा प्रायोरिटी किसको रहेगा? सेलर को. बिकॉज उस गुड्स का एक्चुअल ओनर कौन है? सेलर, है ना. देखिए, द सप्लायर ऑफ द गुड्स टू द कंपनी अंडर अ हायर परचेज एग्रीमेंट ऑन द टर्म्स दैट गुड्स आर टू रिमेन द प्रॉपर्टी ऑफ द सेलर अंटिल दे आर पेड इन फुल, दे आर पेड फॉर इन फुल, हैज द प्रायोरिटी ओवर द फ्लोटिंग चार्ज होल्डर. समझ रहे हैं क्या? मैंने कोई भी मूवेबल एसेट्स खरीदा हायर परचेज पे, उसके ऊपर फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया, तो फ्लोटिंग चार्ज होल्डर के अगेंस्ट प्रेफरेंस हमेशा किसको मिलेगा? सेलर को. क्लियर है? Debenture holders with floating charge do not therefore enjoy the same rights as the secured creditor for claim against the company. कोई दिक्कत? क्योंकि अभी तो अपन ने देखा कि फ्लोटिंग चार्ज होल्डर के साथ क्या है? एन नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एंगेज्ड है. फ्लोटिंग चार्ज होल्डर्स को तो हो सकता है उनके राइट्स अवेलेबल ना हो इन केस ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ देयर राइट्स. इज इट क्लियर? तो सर एक बात मुझे बताओ कि तो फिर इन सब से बचने के लिए फ्लोटिंग चार्ज होल्डर के पास कोई रेमेडी नहीं है?
मैंने तुम लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि कंपनी ने जिन एसेट्स के ऊपर फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया है, सेम एसेट्स के ऊपर कंपनी सब्सिक्वेंट चार्ज भी क्रिएट कर सकता है ना। और वो सब्सिक्वेंट चार्ज में रैंक परिपस्सु, में रैंक परिपस्सु का मतलब दैट सब्सिक्वेंट चार्ज विल रैंक इक्वली। सब्सिक्वेंट और फर्स्ट दोनों जो चार्जेस हैं, दोनों जो चार्ज होल्डर है, दे विल बी रैंकिंग इक्वली। इसको क्या रोका नहीं जा सकता? बिल्कुल रोका जा सकता है। चार्ज होल्डर जब चार्ज डीड बनाएगा ना, तो चार्ज डीड के अंदर एक क्लॉज लगा देगा, किस्मत भाई जिन एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट किया जा रहा है हमारे फेवर में, उन एसेट्स के ऊपर कोई भी सब्सिक्वेंट चार्ज क्रिएट नहीं करना है। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से फ्लोटिंग चार्ज होल्डर क्या कर सकता है? अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है फ्रॉम एनी subsequent charges created on the same assets। देखिए चला गया। The deed creating the floating charge, or more specifically charge deed, may however contain a clause restricting the power of the company to create charge in priority to or paripassu with it। But even in such a case, a person who takes the mortgage without the notice of floating charge gets priority, but such a contingency can be safeguarded by registering the charges। अब इसके दो पहलू हैं, दो बातें की जा रही है इसमें। पहले बात क्या बोला कि सुनो फ्लोटिंग चार्ज होल्डर, अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए चार्ज डीड में एक क्लॉज एंट्री कर लो, एक क्लॉज एंटर कर लो। क्या क्लॉज है सर? कि जिन एसेट्स के ऊपर फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया जा रहा है, उन चार्ज होल्डर के फेवर में सेम एसेट्स के ऊपर नो सब्सिक्वेंट चार्ज रैंकिंग इक्वली कुड बी क्रिएटेड। और अगर क्रिएट हुआ भी तो पहले जिसके फेवर में क्रिएट हुआ था ना, दैट पर्सन या दैट चार्ज होल्डर विल गेट दी प्रायोरिटी। पहला तो ये तुम्हारे पास रेमेडी है। दूसरा, अब ये रेमेडी है ना, तो इस रेमेडी के साथ एक प्रॉब्लम भी है। देखो क्या प्रॉब्लम है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुमको कहा था, कौन है? यस, क्या बोला था मैं? क्या बोला था? हाँ, चार्ज होल्डर अपने इंटरेस्ट को सिक्योर कर सकता है बाय इंसर्टिंग अ क्लॉज इन द चार्ज डीड। क्या? कि भाई जिन एसेट्स के ऊपर हमारे फेवर में चार्ज क्रिएट किए हो ना, उन एसेट्स के ऊपर कोई सब्सिक्वेंट चार्ज रैंकिंग इक्वली क्रिएट नहीं हो सकता है। ये तो सोल्यूशन है। अब इस सोल्यूशन के साथ एक प्रॉब्लम और अटैच हो सकता है। वो क्या प्रॉब्लम है समझना। ए तू खड़ा हो जा, खड़ा हो जा तू। हाँ, मान लो कि ये चार्ज होल्डर है मान लो ये चार्ज होल्डर है इन हुज फेवर फ्लोटिंग चार्ज हैज बीन क्रिएटेड। ठीक है, क्या नाम था तुम्हारा? रोहित। रोहित के फेवर में फ्लोटिंग चार्ज वाज क्रिएटेड एंड रोहित ने रिस्ट्रिक्शन भी लगा रखा था। ठीक है, रोहित ने रिस्ट्रिक्शन भी लगा रखा था चार्ज डीड में। इसने बोला था मुझे कि सर, मैं सर मतलब मैं कंपनी हूँ, मैं आर्टिफिशियल पर्सन। मैं क्या बोला था? सर, जिस एसेट्स के ऊपर मेरे फेवर में चार्ज क्रिएट किया ना, इस एसेट्स के ऊपर फर्दर चार्ज क्रिएट करने की ज़रूरत और हिम्मत दोनों मत करना। मतलब भाई ठीक है, नहीं करूँगा, मैं कंपनी। ठीक है, तू खड़ी हो जा। अब ऑल्दो मैंने इसको प्रॉमिस किया था, ऑल्दो मैंने इसको प्रॉमिस किया था किसके अंदर? चार्ज डीड के अंदर, दैट आई विल नॉट बी क्रिएटिंग एनी फर्दर चार्ज। लेकिन मैंने ऐसा किया एंड शी
डू नॉट हैव द नोटिस ऑफ द सेम, शी डू नॉट हैव द नोटिस ऑफ द सेम। क्या नोटिस, किस चीज का नोटिस नहीं है? कि जिन एसेट्स के ऊपर इसके फेवर में चार्ज क्रिएट किया जा रहा है उस एसेट्स के ऊपर कोई प्रायर चार्ज भी है, इसके पास नोटिस नहीं है, इसको इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसको इन्फॉर्मेशन कब नहीं होगा? सब्सिक्वेंट चार्ज होल्डर के पास ये इन्फॉर्मेशन कब नहीं होगा? बेटा सब्सिक्वेंट चार्ज होल्डर के पास ये इन्फॉर्मेशन तब नहीं होगा जब मैंने उस चार्ज को रजिस्टर नहीं कराया है। क्योंकि अगर मैंने उस चार्ज को रजिस्टर कराया होता तो सब्सिक्वेंट चार्ज होल्डर क्या करता? एमसीए की वेबसाइट पे जाकर के इंस्पेक्शन कर लेता। लेकिन मेरा तो इंटेंशन ही मैलाफाइड है ना, मैंने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, मैंने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था और सब्सिक्वेंट चार्ज होल्डर हैड नो नोटिस of the same. In that case, subsequent charge holder will also get the rights over the assets. दोनों बैठ जाओ, समझे? चलो फिर से एक बार। क्रेडिटर जिसके फेवर में जिसके फेवर में फ्लोटिंग चार्ज क्रिएटेड है वो अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सकता है बाय इंसर्टिंग अ क्लॉज इन द चार्ज डीड। क्या? कि भाई जिन एसेट्स पे तुमने हमारे फेवर में चार्ज क्रिएट किया है सेम एसेट्स पे कोई फर्दर चार्ज क्रिएट नहीं करोगे। ठीक है? अब उस फ्लोटिंग चार्ज होल्डर को सिर्फ इतनी बातें नहीं बोलनी है, उसको ये भी इंश्योर करना है कि कंपनी ने क्या किया हो, उस चार्ज को रजिस्टर कराया हो, तभी उस चार्ज से रिलेटेड, उस एसेट्स के ऊपर चार्ज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगा एमसी की वेबसाइट पे, और तभी कोई जो फर्दर चार्ज होल्डर है इंस्पेक्ट कर पाएगा इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर कोई दूसरा पर्सन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है बिकॉज कंपनी हैज नॉट रजिस्टर्ड द चार्जेस, तो इन दैट केस जो दूसरा चार्ज होल्डर है उसको भी राइट्स मिलेगा ओवर द एसेट्स। आई होप यहां तक क्लियर है सबको, बोलिए। तो यहां तक आप लोग पढ़ के आएंगे, ठीक है? अब थोड़ी बहुत चीजें और बची हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो मैं आपको कल करवाऊंगा, और प्लस इस चैप्टर से रिलेटेड केस स्टडीज मैं आपको करवा दूंगा कल। ठीक है? 5 से 7 केस स्टडीज हैं, फिक्स टाइप की केस स्टडीज क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको कल के लेक्चर में करा दूंगा और ये चैप्टर भी कल कंप्लीट हो जाएगा। इज इट क्लियर? आई होप अभी मैंने जो भी पढ़ा है वो आप सबको क्लियर है। फिर भी आप एक बार रिवाइज करके आइए, कोई भी डाउट्स है तो पूछिए। टुमारो वी विल बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।